Hello student, welcome to my channel My Audio Classes. We will discuss about the chapter The Beggar. Summary in Hindi. कहानी एक भिखारी की दलील से शुरू होती है जो एक वकील सरगेई की दलील है। भिखारी कहता है कि उसने 3 दिन में खाना नहीं खाया है। 8 साल तक वे एक गांव के स्कूली छात्र थे और एक साजिश के शिकार हुए जिससे उन्हें अपनी प्रतिष्ठा और अपनी नौकरी का खर्च उठाना पड़ा। उसे अचानक याद आता है कि उसने पहले भिखारी को कहाँ देखा था। वह भिखारी को बताता है कि 2 दिन पहले वह उसे सदव्या स्ट्रीट में मिला था और बाद में उसने दावा किया था कि वह एक छात्र था जिसे निष्कासित कर दिया गया था। भिखारी आश्चर्यचकित है और दावा करता है कि उसके पास यह साबित करने के लिए कागजात हैं कि वह एक गांव का शिक्षक था। सरगेई उससे घृणा करता है। 1 साल से उनके पास कोई रोजगार नहीं है। सरगेई भिखारी के ओवरकोट और चेहरे को देखता है। वह सोचता है कि उसने उसे कहीं और देखा है। भिखारी आगे बताते हैं कि उन्हें कलुगा प्रांत में एक पद की पेशकश की गई है, लेकिन इसे लेने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत है। सरगेई भिखारी की देखरेख करता है, एक दूसरे की तुलना में अधिक है। सरगेई का कहना है कि इस धोखाधड़ी के लिए वह पुलिस को बुलाएगा। इस पर भिखारी ने कबूल किया कि वह एक रूसी गायन का हिस्सा हुआ करता था और नशे के लिए उसे निष्कासित कर दिया गया था। वह कहता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि झूठ बोलने से उसे कोई मदद नहीं मिलेगी यदि वह उन्हें सच बताता है। सरगेई उसे काम करने के लिए कहता है। वह भिखारी से पूछता है कि क्या वह उसके लिए लकड़ी काटना पसंद करेगा। भिखारी स्वीकार करता है। सरगेई भिखारी को घर ले जाता है और अपनी कुछ ओल्गा को उसे वुडसेट ले जाने के लिए कहता है। भिखारी के शरीर की भाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने इस काम को केवल गर्व और शर्म से स्वीकार किया है। सरगेई भिखारी को घर ले जाता है और अपने कुक ओल्गा को उसे वुडसेट ले जाने के लिए कहता है। भिखारी के शरीर की भाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने इस काम को केवल गर्व और शर्म से स्वीकार किया है और इसलिए नहीं कि वह काम करना चाहता है। यह भी स्पष्ट है कि वोडका पीने के कारण भिखारी पागल हो गया है और कड़ी मेहनत करने की थोड़ी भी इच्छा नहीं है। ओल्गा ने अपनी कोहनी के साथ भिखारी को अलग कर दिया और गुस्से से दरवाज़ा पीट दिया। फिर वह एक लोग पर भिखारी सीट देखता है और विचार में खो जाता है। ओल्गा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती है, गुस्से से थूकती है और उसे डांटती हुई दिखाई देती है। इस बिंदु पर भिखारी लकड़ी के टुकड़े को काटने के लिए आधे अधूरे प्रयास करने लगता है। अब तक सरगेई का गुस्सा गायब हो गया है और वह एक खराब शराबी और शायद बीमार आदमी को ठंड के मौसम में कठोर श्रम करने में श्रम महसूस करने लगता है। 1 घंटे के बाद ओल्गा सरगेई को सूचित करता है कि सभी लकड़ी काट ली गई है। सरगेई उसे भिखारी को आधा रूबल देने के लिए कहता है और यह भी बताता है। सरगेई ने ओल्गा और भिखारी को भोजन कक्ष में खिड़की से देखा। वह उन्हें बर्फ से लकड़ियों के बीच अपना रास्ता बनाते हुए देखता है। ओल्गा भिखारी को दया नहीं ले रही है सेट तक पहुंचने पर कि वह हर महीने के पहले दिन लकड़ी काटने के लिए वापस आ सकता है। उसके लिए हमेशा काम करना होगा। अगले महीने की पहली तारीख को वह लकड़ी काटने के लिए आता है और फिर से आधा रूबल कमाता है। हालांकि वह मुश्किल से अपने पैरों पर स्थिर हो सकता है। उसके बाद वह सरगेई की यार्ड में कई बार लौटता है और उसे हर बार काम किया जाता है।
वह बर्फ को फावड़ा देता है, लकड़ी को व्यवस्थित करता है और आसनों और गद्दों को धुल देता है। हर बार उन्हें 20 से 40 रुपये दिए जाते हैं और एक बार उन्हें पुरानी पतलून भी दी जाती है। जब सर्गेई एक नए घर में जाता है तो वेफ को फर्नीचर की पैकिंग और घूमने में मदद करने के लिए काम पर रखा जाता है। इस बार वह चुप, शांत और उदास आता है। बार उन्हें 20 से 40 रुपये दिए जाते हैं और एक बार उन्हें पुरानी पतलून भी दी जाती है। जब सर्गेई एक नए घर में जाता है तो वेफ को फर्नीचर की पैकिंग और घूमने में मदद करने के लिए काम पर रखा जाता है। इस बार वह चुप, शांत और उदास आता है। वह काम करने का दिखावा भी नहीं करता। वह ठंड में कांपता है और शर्मिंदा हो जाता है। जब कॉटर्स उसके व्यवहार और उसके थके हुए ओवरकोट पर हंसते हैं, सर्गेई उसके लिए भेजता है और कहता है कि वह खुश है कि वेफ काम कर रहा है और शांत है। वह अपने नाम के लिए उत्तरार्थ पूछता है। वेफ का कहना है कि उसका नाम लुस्कॉफ है। सर्गेई उसे एक बेहतर नौकरी प्रदान करता है और लुस्कॉफ से पूछता है कि क्या वह लिख सकता है। जब लुस्कॉफ कहता है कि वह लिख सकता है, सर्गेई उसे अगले दिन किसी को एक पत्र लेने के लिए कहता है। वह लिख सकता है। सर्गेई उसे अगले दिन किसी को एक पत्र देने के लिए कहता है जहां उसे नकल का काम किया जाएगा। सर्गेई उसे कड़ी मेहनत करने, शांत रहने और उसके शब्दों को याद करने के लिए याद दिलाता है। सर्गेई ने सही रास्ते पर लुस्कॉफ स्थापित करने पर खुश है। लुस्कॉफ पत्र लेता है और उस दिन के बाद सर्गेई के लिए काम पर नहीं लौटता है। लुस्कॉफ कहते हैं कि वह अच्छा कर रहे हैं। वह एक नोटरी है और एक महीने में 35 रूबल कमाता है। सर्गेई खुश हो जाता है और लुस्कॉफ से कहता है कि वह उसके लिए लगभग एक गॉडसन की तरह है। वह उस डांट के लुस्कॉफ की याद दिलाता है जो उसने उसे दिया था और उसके शब्दों को नहीं भूलने के लिए धन्यवाद देता है। 2 साल गुजर जाते हैं। एक दिन जब सर्गेई एक थिएटर की खिड़की पर टिकट खरीद रहा होता है तो वह उसके बगल में एक छोटे आदमी को नोटिस करता है जो घुंघराले फर का कोट, कॉलर और एक पहना हुआ सिल्क स्किन टोपी पहने हुए होता है। यह आदमी समय समय पर टिकट मांगता है और तांबे के सिक्कों में भुगतान करता है। सर्गेई को पता चलता है कि वह शख्स लुस्कॉफ है और उससे पूछता है। लुस्कॉफ सर्गेई को धन्यवाद देता है और कहता है कि यह सर्गेई की मदद के लिए नहीं था। लुस्कॉफ शायद अभी भी झूठ बोल रहा है और भीख मांग रहा होगा। वह सर्गेई का आभार व्यक्त करता है लेकिन कहता है कि वह ओल्गा ही थी जिसने उसे बचाया। यह बताते हैं कि जब वह सर्गेई के घर जाते थे तो ओल्गा उनके सामने बैठती थी, दुखी हो जाती थी और रोते हुए कहती थी कि लुस्कॉफ एक दुर्भाग्यशाली शराबी था जिसे इस जीवन में या आगे कोई खुशी नहीं मिलेगी। वह रोती और दुखी होती, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उसके लिए लकड़ी काटती। वह कबूल करता है कि उसने कभी लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं काटा और उसने यह सब किया। वह समझा नहीं सकता है कि इस अधिनियम ने उसे कैसे बदल दिया और उसे बचा लिया। वह सब जानता है कि उसके शब्दों और दयालु कार्यों ने उसका दिल बदल दिया, उसे सही रास्ते पर लाए और वह उसे कभी नहीं भूलेगा। फिर थिएटर की घंटी बजती है और लुस्कॉफ धनुष और गैलरी के अंदर जाता है। Thanks for watching and do like, share and subscribe my channel. Thank you.